फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। उसमें जो वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, उनके बारे में। यहाँ जो टोटल पोस्ट आपकी निकाली गई हैं वो है 163, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और इसका जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, वियर डिड दी फर्स्ट G20 समिट टेक प्लेस, आपका G20 का जो समिट था पहला, वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ए है आपका मैक्सिको, बी है आपका कनाडा, सी है यूके और डी है यूएसए। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये है आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो निकाली गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट जो है वो 6 मार्च 2023 को निकाली गई थी, ठीक है। इसका सबमिट आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 6 मार्च 2023 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2023, ठीक है। तो लास्ट डेट 31 मार्च 2023 तक आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो वेरियस पोस्ट आपकी आपकी निकाली गई हैं वो है, जिसमें पहली पोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, सॉरी, जो पहली पोस्ट है वो आप देख सकते हैं साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, ठीक है। और इसमें जो है वो टोटल जो है वो 62 वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व के लिए 27 हैं, 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी के लिए 15 हैं, एसटी के लिए 5 है और एससी के लिए 10 हैं। और इसमें अपर एज लिमिट भी बताई गई है 35। इस अपर एज लिमिट में जो है वो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए जो रिलैक्सेशन होती है, रिलैक्सेशन वो ऐड नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो पोस्ट है आपकी वो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 6 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। अनरिजर्व के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी और एससी के लिए एक एक पोस्ट है। इसमें अपर एज लिमिट 30 साल बताया गया है, ठीक है। और तीसरी पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, ठीक है। इसमें एक ही पोस्ट है, ठीक है, और वो भी अनरिजर्व्ड है, ठीक है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो है वो 16 पोस्ट हैं, जिसमें 6 पोस्ट जो हैं आपकी वो अनरिजर्व हैं, 2 ईडब्ल्यूएस, 6 जो हैं वो ओबीसी के लिए और एक एक जो है एससी एसटी के लिए। इसमें भी जो अपर एज लिमिट है वो 30 बताई गई है। टेक्निकल सुपरवाइज़र की जो 5वीं पोस्ट है आपकी वो एक ही पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व है। इसमें भी 30 ईयर्स बताई गई हैं अपर एज लिमिट। असिस्टेंट की जो है वो आपकी 2 पोस्टें 3 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। इसमें 2 पोस्टें आपकी अनरिजर्व्ड है और एक पोस्ट आपकी एससी की है, और इसमें भी अपर एज लिमिट जो है 30 बताई गई है, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट जो 7वीं पोस्ट है आपकी, वो 2 पोस्टें हैं आपकी टोटल, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक आपकी जनरल की है, और इसमें भी 30 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट बताई गई है। जूनियर टेक्नीशियन की जो है वो 3 पोस्ट हैं और एक जनरल और एक आपकी ईडब्ल्यूएस की है, और इसमें जो अपर एज लिमिट है वो आपकी बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स बताई गई है। मतलब आप कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 27 साल तक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 9वीं पोस्ट है आपकी, 9th पोस्ट जो है आपकी वो सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। इसमें 15 पोस्ट आपकी सॉरी, इसमें आपकी 15 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। 15 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 11 अनरिजर्व्ड है, एक आपकी ईडब्ल्यूएस की है और 2 ओबीसी और एक एसटी की पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी सेम आपकी एज अपर एज लिमिट है बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी 10th है वो है अपर डिवीज़न क्लर्क की, ठीक है। इसमें जो है 16 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 10 है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 ओबीसी के लिए, एक एक जो है एससी एसटी के लिए, और इसके लिए भी आपकी अपर एज लिमिट जो है वो बिटवीन 18 टू 27 ही है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर 11th पोस्ट जो है आपकी वो 3 है टोटल पोस्ट है आपकी, जिसमें अनरिजर्व की रिजर्व के लिए 2 हैं और ओबीसी के लिए 1 है। इसमें भी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के बीच में बताई गई है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो 12th पोस्ट है, वो टोटल पोस्टें जो हैं वो 15 निकाली गई हैं आपकी, जिसमें अनरिजर्व 7 हैं, एक आपकी ईडब्ल्यूएस की है, 5 आपकी ओबीसी की हैं और एक एक जो है एससी एसटी की हैं। इसमें भी अपर एज लिमिट जो है 18 से 27 साल बताई गई है आपकी, ठीक है। और उसके बाद जो 13th पोस्ट है आपकी वो है लोअर डिविजनल क्लर्क की, ठीक है। और इसमें आपकी टोटल 5 पोस्टें निकाली गई हैं, 3 अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, और एक एक जो है एससी एसटी के लिए हैं। इसमें भी सेम 18 टू 27 ईयर्स होने चाहिए आप। और जो 14th पोस्ट है वो है फील्ड अटेंडेंट की, और ये टोटल 8 पोस्ट निकाली गई हैं आपकी, 8 पोस्टें हैं, जिसमें 5 जो है अनरिजर्व्ड हैं, एक आपकी ईडब्ल्यूएस है और एक एक जो है एससी एसटी के लिए। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और मल्टी टास्किंग स्टाफ जो है, सॉरी,
हाँ, बोलने में थोड़ी गलती होगी। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है आपका, उसमें टोटल 7 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं, जो 4 अनरिज़र्व्ड हैं और एक ओबीसी, एक एसटी और एक एससी के लिए है, ठीक है? और इसमें भी आपकी एज जो है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी इसमें इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया है, तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को एक बार कंप्लीट पढ़ लें, ठीक है? और इसमें जो एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए 10 है, ठीक है? पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए 13 ईयर्स है, पीडब्ल्यू एससी एसटी है तो 15 साल के लिए, और एक्स सर्विस मैन तो 5 साल, और उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? इसमें जो अब आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है सभी पोस्टों के लिए, वो इस तरह से है कि साइंटिस्ट जो है आपका, साइंटिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मतलब आपने बीई या बीटेक की होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, और वो होनी चाहिए आपकी सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। तो इसकी जो है वो टोटल 34 पोस्ट आपको 34 वैकेंसीज निकाली गई हैं इसमें, ठीक है? कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट हैं, ठीक है? और प्रेफरेंस दी जाएगी उसको जो मास्टर डिग्री जिसने की होगी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, ठीक है? इसके अलावा एक और जो फर्दर इन्होंने डिवाइड किया है वो है मास्टर डिग्री इन केमिकल होनी चाहिए, ऑल ब्रांचेस, किसी भी ब्रांच में आपकी मास्टर डिग्री हो सकती है केमिकल में, ठीक है? और या इन्वायरमेंट साइंस में होनी चाहिए। इनके लिए 24 पोस्टें अलग से रखी गई हैं, ठीक है? ये उसी पोस्ट का हिस्सा हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, ठीक है? उसके बाद असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए प्लस एक्सपीरियंस इसमें बताया गया है 5 ईयर्स का, ठीक है? और ये आप चेक कर लेंगे। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है? और सीनियर साइंटिफिक के लिए मास्टर डिग्री इन साइंस फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है? टेक्निकल सुपरवाइजर की डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, ठीक है? सुपरवाइज़र के लिए, टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग होगा जो 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है? और हिंदी होगा वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा आपका, ठीक है? अकाउंट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट होना चाहिए आपका, ऑडिट, कैश हैंडलिंग और एनी अदर रिलेटेड वर्क में, ठीक है? जूनियर टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए, 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th स्टैंडर्ड +2 होनी चाहिए साइंस में आपकी, ठीक है? और अपर डिविजनल क्लर्क के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 35 वर्ड इंग्लिश और 30 वर्ड हिंदी के लिए हिंदी के होंगे, और ये टाइम आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 10 मिनट्स के लिए, ठीक है? उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th स्टैंडर्ड मतलब 12वीं पास होनी चाहिए, और ये 800 की डिप्रेशन का आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है? जूनियर लेबोरेटरी के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस में, ठीक है? और डिज़ायरेबल इन्होंने एसेंशियल जो है ये इसका मतलब होता है कि आपके पास ये होनी ही चाहिए, और अगर डिग्री वाले हैं तो उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, ठीक है? तो ये बताया गया है यहाँ पर डिग्री इन साइंस, ठीक है? लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, ठीक है? और 35 वर्ड का आपका एक स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जिसको है, वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और ये टोटल जो है 10 मिनट का टेस्ट होगा आपका, ठीक है? फील्ड अटेंडेंट के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, ठीक है? अगर आपने 12th किया तो और अच्छी बात है, ठीक है? उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए आपने, ठीक है? तो और जो आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है वो इन्होंने 2 आवर एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आवर एग्ज़ाम के लिए 750 रुपये फ़ीस रखी है, प्लस आपको 250 रुपये टेस्ट सेशन के भी देने हैं, तो 1000 रुपये आपकी टोटल फ़ीस है, और 1 आवर एग्ज़ाम जो होगा उनके लिए 350 जो है वो तो एग्ज़ाम फ़ीस है, प्लस 150 जो है वो टेस्ट सेशन की फ़ीस है, जो 500 रुपीज़ टोटल ये हो जाता है, ठीक है? और इसमें एक चीज़ और है, इसमें बताया गया है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वगैरह के लिए किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है? किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है, और बाकी बचे जो कैंडिडेट्स हैं उनको टेस्ट सेशन के लिए 250 रुपीज़ चार्ज देना होगा 2 घंटे वाले टेस्ट के लिए, और 150 देने होंगे 1 घंटे के टेस्ट के लिए, ठीक है? इसके अलावा आप ये नोटिफिकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, ठीक है? और मैं तो ये आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को एक बार कम्प्लीटली पढ़ लें, और उसके बाद ही आप अपना जो फॉर्म है वो फिल करें, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं अपने एग्ज़ाम अपने क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, थोड़ा बोलने में गलती होगी।
जो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अब उसका आंसर की तरफ चलते हैं, चलिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है आपका डी, यूएसए। यूएसए जो G20 आपका ग्रुप है वो 1999 में फॉर्म हुआ था, और इस टाइम पे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, उनकी मीटिंग हुई थी। और जो बड़ा समिट जो है यूएसए में जो हुआ है आपका, वो 2008 में हुआ है। और इसमें आपके बड़े बड़े लीडर्स जैसे जो आपके हेड होते हैं स्टेट के, वो सब आए थे। ठीक है, इसलिए 2008 में यूएसए वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यहाँ पर ये सबमिट हुआ था। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।